Hello everyone, welcome to Prakash series on Umraj classes. Good morning student. In today's class, we will solve 25 PYQs or MCQs with explanations, right? This session not only important for UPPGT but also equally important for GIC, DIET, NET, GRF, etc., right? First question, globalization theory emerged as a reaction to which of the following theory? भूमंडलीकरण का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप उद्भूत हुआ? फर्स्ट ऑप्शन इवोल्यूशनिज्म उद्विकासवाद, सेकंड ऑप्शन फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद, थर्ड ऑप्शन मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण, फोर्थ ऑप्शन स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है? जो भूमंडलीकरण होता है, इसमें क्या होता है कि संपूर्ण विश्व की जो इकोनॉमी होती है उसको संसार की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है, राइट। और इस प्रोसेस के तहत क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ईजिली हो जाता है। जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी पहले कैसी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बट एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया की इकोनॉमी क्या हो गई है? ओपन इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आसानी से हो जाता है। जैसे हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री से कोई सामान मंगाना चाहते हैं, इसमें कोई हर्डल नहीं होता। किसके तहत? ग्लोबलाइजेशन के तहत। आज अमेरिका से कोई सामान मंगाना है, अमेरिका में कोई सामान भेजना है तो इजीली हो जाता है, राइट। ये सब किसके तहत हो पा रहा है? भूमंडलीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। भूमंडलीकरण का सिद्धांत मीन्स ग्लोबलाइजेशन थ्योरी आधुनिकीकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप उद्भूत हुआ और संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और इस प्रक्रिया के तहत वस्तुओं तथा सेवाओं को एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है, राइट। Next question, which of the following has severely criticized the World Bank, World Trade Organization and especially to International Monetary Fund? निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक, WTO तथा विशेषतः IMF का कटु आलोचक रहा है? फर्स्ट ऑप्शन एंथनी गिडेन, सेकंड ऑप्शन जोसेफ वी स्टिग्लिट्स, थर्ड ऑप्शन रोनाल्ड रॉबर्टसन, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। इनमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ ई स्टिग्लिट्स। तो इन्होंने ये मेन आलोचक रहे हैं वर्ल्ड बैंक, WTO, इसमें से स्पेशली किसके रहे? IMF के। तो आइए जानते हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो IMF का हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? IMF का हो गया। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर की बात करें तो क्या है? वाशिंगटन DC, US से। और WTO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जोसेफ यूजीन स्टिग्लिट्स एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और सार्वजनिक नीति विश्लेषक हैं जो अब न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। ये विश्व बैंक हो गया, WTO हो गया, स्पेशली IMF हो गया, इसके कटु आलोचक रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक टाइटल्ड सोशल इकोलॉजी? सोशल इकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? फर्स्ट ऑप्शन रामचंद्र गुहा, सेकेंड ऑप्शन आंद्रे वेते, थर्ड ऑप्शन आनंद चक्रवर्ती, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल इकोलॉजी जो बुक है उसको किसने लिखा है? राधा कमल मुखर्जी जी ने लिखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और कमीशन ने इसका राइट आंसर रामचंद्र गुहा जी को माना है, विच इज नॉट करेक्ट, राइट। सोशल इकोलॉजी जो बुक है किसने लिखी है? राधा कमल मुखर्जी जी ने लिखी है। और इन्होंने सोशल इकोलॉजी को दो प्रकार बताएं, कौन कौन से? एक व्यवहारिक परिस्थितिकी और दूसरा समुदाय परिस्थितिकी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवार्ड पी बेकर सैक्रेड सोसाइटी इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हवार्ड पी बेकर, बेचर बोलिए बेकर बोलिए दोनों सेम है, का पवित्र समाज निम्नलिखित में से किसके समकक्ष है? फर्स्ट ऑप्शन टॉनीस के गैमन सैफ्ट, सेकेंड ऑप्शन डरखाइम के ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी सावयवी सुदृढ़ता, थर्ड ऑप्शन टॉनीस के गैसल सैफ्ट और फोर्थ ऑप्शन रैडक्लिफ ब्राउन के अर्बन सोसाइटी या फिर नगर समाज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवार्ड पी बेकर का पवित्र समाज जो सैक्रेड सोसाइटी है किसके इक्विवेलेंट है? टॉनीस के गैमन सैफ्ट, राइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
हार्वर्ड पॉल बेकर का पवित्र समाज जो है वो टॉनिस के गैमन सैफ्ट के इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है। और पवित्र समाज जो है वो नए का जवाब देने में असमर्थता और अनिच्छा प्रकट करते हैं और परंपरागत गैर तर्क संगतता और स्वीकृत तर्क संगतता का प्रभुत्व रखते हैं। तो डोमिनेंस यहाँ का किस चीज का रहता है? जो परंपरागत चीजें चली आ रही होती है, राइट। और पवित्र समाज जो होता है लिखित और कठोर रूप से निर्धारित नियम कानून और पवित्र ग्रंथ जो होता है उसी के द्वारा ये गवर्न होते हैं। गैमन सैफ्ट में जनसंख्या में अधिकांशता गतिहीनता के साथ साथ प्राय स्थिति जन्मजात होती है और ऐसे समाजों में आस्थाओं भावनाओं और सहयोगी संबंधों के विकास में परिवार और धार्मिक समूह जैसे कि चर्च हो गया उसकी भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे संबंधों के जो दर्शन है गांव और छोटे समुदायों में किए जा सकते हैं, राइट। Next question, when norms are advocate to maintain social order, laws are unnecessary. When mores are inadequate, laws are. जब आचार सामाजिक व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, कानून आवश्यक है। जब आचार अपर्याप्त है तो कानून डैश डैश। फर्स्ट ऑप्शन इम्परेटिव पहलात्मक, सेकेंड ऑप्शन नेसेसरी आवश्यक, थर्ड ऑप्शन एसेंशियल अनिवार्य, फोर्थ ऑप्शन यूजलेस अनुपयोगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब आचार सामाजिक व व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनफ है तो कानून क्या है? आवश्यक है, एसेंशियल है। और जब आचार अपर्याप्त है, इनफ नहीं है, तो कानून क्या हो जाएगा? यूजलेस, राइट, अनुपयोगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next question, in an androgynous society social roles would be assigned on the basis of. उभयलिंगी समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का एक आधार होगा। फर्स्ट ऑप्शन सेक्सुअल आइडेंटिटी लैंगिक पहचान, सेकंड ऑप्शन अचीव्ड स्टेटस अर्जित प्रायस्थिति, थर्ड ऑप्शन एस्क्राइब्ड स्टेटस प्रदत्त प्रायस्थिति, फोर्थ ऑप्शन बाई चांस संयोगवश। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोगाइनस सोसाइटी में सोशल रोल जो है वो असाइन कैसे किया जाएगा? किस बेसिस पर? अचीव्ड स्टेटस के। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो सोशल रोल्स होते हैं ये हमारा क्या होता है? बहुत डायनेमिक होता है और चेंजेबल होता है, तो इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अचीव्ड स्टेटस। उभयलिंगी जो समाज है आपका एंड्रोगाइनस सोसाइटी जो है उसमें सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का आधार अर्जित प्रायस्थिति होगी, अचीव्ड स्टेटस होगा, क्योंकि भूमिका प्रायस्थिति गत्यात्मक पहलू है। गत्यात्मक पहलू मीन्स डायनेमिक और चेंजेबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज स्टेटमेंट इज दैट सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ इवोल्यूशन। किसका कथन है कि समाजवाद उद विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है? फर्स्ट ऑप्शन काम्टे, सेकंड ऑप्शन डरखाइम, थर्ड ऑप्शन स्पेंसर, फोर्थ ऑप्शन रैडक्लिफ ब्राउन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहां इवोल्यूशन की बात आएगी वहां कौन हो जाएगा? हमारा स्पेंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, तो सबसे पहले देखिए ऑगस्ट काम्ट और इमाइल डरखीम कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से। और बात करें स्पेंसर और रैडक्लिफ ब्राउन, ये दोनों कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। और ऑगस्ट काम्ट कौन है? हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी। और इंडिया में फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? इंडिया के फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको माना जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, कल बताया गया था आपको, राइट। तो स्पेंसर का कहना है कि समाजशास्त्र उद विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी व्यूड एज अ होल हु डिफाइंड। समाजशास्त्र समाज को एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। यह किसकी परिभाषा है? किसने ये डिफाइन किया है कि समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है? फर्स्ट ऑप्शन गिलिन एंड गिलिन, सेकंड ऑप्शन टी एबल, थर्ड ऑप्शन इमाइल डरखीम, फोर्थ ऑप्शन गिडिंग्स। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गिडिंग्स ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी व्यूड एज होल, राइट। Next question, between man and society, the floating wick and deep oil, there is never ending give and take, producing the bright steady flame of value experience that externally radiates light and warmth on our black dreary universe. Who said it? तो मानव और समाज
तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच जलने वाले अनंत आदान प्रदान के सहज अनुभव की उजली स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाश और गर्माहट देती रहती है। यह किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन मैकाइवर एंड पेज, सेकेंड ऑप्शन मैक्स वेबर, थर्ड ऑप्शन सेकोड एंड बकमैन, फोर्थ ऑप्शन राधा कमल मुखर्जी। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राधा कमल मुखर्जी जी ने कहा कि मानव और समाज तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच चलने वाले अनंत आदान प्रदान के सहज अनुभव की उजली स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाश और गर्माहट देती रहती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास कॉल्स द इंटरडिपेंडेंस अमंग कास्ट एज। एम.एन. श्रीनिवास ने जातियों में अन्योन आश्रितता को इस प्रकार कहा है। फर्स्ट ऑप्शन वर्टिकल यूनिटी, ऊर्ध्वाधर एकता, सेकेंड ऑप्शन हॉरिजॉन्टल यूनिटी, क्षैतिज एकता, थर्ड ऑप्शन इंटेग्रिटी, अखंडता, फोर्थ ऑप्शन म्यूचुअलिटी, पारस्परिकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम.एन. श्रीनिवास ने इंडिया में बहुत ज़्यादा जो जातियां उनमें डाइवर्सिटी है, तो उनके इंटरडिपेंडेंस के लिए जो बात कही, वर्टिकल यूनिटी को भी माना, हॉरिजॉन्टल यूनिटी को भी माना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यूचुअलिटी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो एम.एन. श्रीनिवास ने जातियों में अन्योन आश्रितता को किस प्रकार कहा है? म्यूचुअलिटी मीन्स ऊर्ध्वाधर एकता भी रहेगा और क्षैतिज एकता भी। एम.एन. श्रीनिवास ने जातियों में अन्योन आश्रितता मीन्स इंटरडिपेंडेंसी को पारस्परिकता कहा है, मीन्स म्यूचुअलिटी कहा है। उनका मानना है कि जाति हिंदू समाज का संरचनात्मक आधार है। कैसा आधार है? संरचनात्मक। जाति व्यवस्था में काफ़ी विविधता को देखते हुए उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था को ऊर्ध्व और क्षैतिज का एकजुटता की बात कही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड थियोरी इज लाइक अ ब्लैंक चेक, इट्स पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड्स ऑन द यूजर एंड हिज यूज ऑफ इट, हुज स्टेटमेंट इज दिस। सिद्धांत एक ऐसा खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य इस चेक को लाभ में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह किस लेखक का कथन है? फर्स्ट ऑप्शन जी.ए. लुंडबर्ग, सेकेंड ऑप्शन जी.सी. होमन्स, थर्ड ऑप्शन पी. लोमिस, फोर्थ ऑप्शन पर्सी एस कोहेन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सी एस कोहेन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पर्सी एस कोहेन का कहना है कि सिद्धांत एक ऐसा खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य इस चेक को लाभ में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सी राइट मिल्स देयर आर मेन एलिमेंट ऑफ ट्राइंगल ऑफ पावर, सेलेक्ट द करेक्ट एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सी राइट मिल्स के अकॉर्डिंग सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व हैं, निम्नलिखित में से सही तत्वों का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं। सेकेंड ऑप्शन टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, प्रौद्योगिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं। थर्ड ऑप्शन इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं। फोर्थ ऑप्शन टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, प्रौद्योगिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी राइट मिल्स की एक बुक आई थी, कब आई थी? 1956 में आई थी। बुक का नाम था द पावर एलीट, द पावर एलीट। इस बुक में इन्होंने एक्सप्लेन किया था एलिमेंट ऑफ ट्राइंगल पावर को। तो यहाँ पर 3 तरीके के एलिमेंट बताए गए थे। वो 3 तरीके क्या थे? आर्थिक था, सैन्य था, राजनीतिक संरचनाएं थी, मीन्स आपका इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। सी राइट मिल्स के अकॉर्डिंग सत्ता के त्रिभुज के निम्न 3 प्रमुख तत्व हैं, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं। और इसका उल्लेख उन्होंने कहाँ किया? अपनी पुस्तक द पावर एलीट में। और ये बुक कब आई थी? 1956 में। मिल्स के अकॉर्डिंग शक्ति अभिजन केवल इसलिए शक्तिशाली नहीं होते कि वे समय की मांगों को पूरी करते रहते हैं, अपितु वे स्वयं ऐसी मांगे पैदा करके जनसाधारण के दैनिक जीवन को बदलने की क्षमता भी रखते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन कोजर, सेकेंड ऑप्शन रॉल्फ डॉरेंडॉर्फ,
थर्ड ऑप्शन कॉलिंस, फोर्थ ऑप्शन अल्थ्यूजर। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये बुक कब आई थी? 1956 में आई थी, 1956 में। और ये बुक किसकी है? कोजर की। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और सोशलॉजिकल थ्योरी की हम बात करें, ये बुक भी आपकी कोजर की है। और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये बुक भी आपका किसका है? कोजर का है, राइट। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956 में आई, ये बुक लेविस ए कोजर की है। और अन्य बुक की बात करें तो मास्टर ऑफ सोशलॉजिकल थॉट, सेकेंड बुक है सोशलॉजिकल थ्रू लिटरेचर एंड इंट्रोडक्टरी रीडर, थर्ड है सोशलॉजिकल थ्योरी 1964 में आई, एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी 1967 में आई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक गॉफमैन्स थ्योरी ऑफ ड्रामेटोलॉजिकल एनालिसिस हैज बीन प्रेजेंटेड। गॉफमैन ने किस पुस्तक में अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? फर्स्ट ऑप्शन द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, सेकेंड ऑप्शन स्टिग्मा, थर्ड ऑप्शन बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, फोर्थ ऑप्शन रिलेशंस इन पब्लिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये बुक कब आई थी? 1959 में। इरविंग गॉफमैन ने अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1959 में अभिनय शास्त्रीय उपागम की रूपरेखा प्रस्तुत की। और इनका मानना है कि मानव का सामाजिक व्यवहार जो है बहुत कुछ रूप में रंगमंचीय अभिनय से मिलता जुलता है। सामाजिक जीवन के रंगमंच पर कर्तागण अपनी अपनी छवि बनाते हैं और दर्शक गणों के सामने अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं और दूसरे कर्तागणों के लिए स्वयं दर्शक गण बन जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पेसिमिस्टिक क्रिटिकल पोस्ट मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विथ। निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा किस विचारकों से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन जेमसन एंड बॉडीलॉर्ड, सेकेंड ऑप्शन लियोटार्ड एंड दरिदा, थर्ड ऑप्शन गिडन्स एंड स्मिथ, फोर्थ ऑप्शन हैबरमास एंड कासल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा किस विचारक से रिलेटेड है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेमसन एंड बॉडीलॉर्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकतावादी की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, फ्रेडरिक जेमसन और जीन बॉडीलॉर्ड से रिलेटेड है। और यह कला, फिल्म, साहित्य, लिटरेचर, वास्तुकला की एक निश्चित शैली से अधिक पर जोर देती है जो वैश्विक पूंजीवाद की बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। और इस प्रणाली में कला सहित हर चीज का मौद्रिक मूल्य दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियरे बॉर्डियू कंसीडर्ड डैश as an intermediated mental or cognitive structure through which people deals with the social world। पियरे बोर्डियू ने डैश को एक आंतरिक मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के रूप में माना जिनके माध्यम से लोग सामाजिक दुनिया से व्यवहार करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हैबिट्स आदत, सेकेंड ऑप्शन कल्चर कैपिटल संस्कृति पूंजी, थर्ड ऑप्शन कल्चर रिप्रोडक्शन संस्कृति पुनरुत्पाद, फोर्थ ऑप्शन शाइन प्रतीक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पियरे बोर्डियू जो है उन्होंने आदत को मीन्स हैबिट को एक आंतरिक मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के रूप में माना। कैसा? इंटरमीडिएटेड मेंटल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के रूप में माना, राइट। और जिसके माध्यम से जो लोग हैं सामाजिक दुनिया से व्यवहार करते हैं। हैबिट्स जो हो गया क्रियाओं के व्याकरण का एक ऐसा रूप है जो सामाजिक अंतरिक्ष में एक वर्ग प्रभु वर्ग और दूसरा वर्ग क्या हो गया अधीनस्थ वर्ग से अलग करने में सहायता करता है और एक आदत एक वर्ग के सामान्य व्यवहार के एक समूह को उत्पन्न करती है, राइट। सेम हैबिट्स वाले सेम जगह, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट। निम्नलिखित में से कौन पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा से जुड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन पॉल फ्रेरा बैंड, सेकेंड ऑप्शन थॉमस कुहन, थर्ड ऑप्शन लैक्टोस, फोर्थ ऑप्शन मैक्स वेबर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा पैराडाइम शिफ्ट किससे रिलेटेड है? थॉमस कुहन से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पैराडाइम शिफ्ट की जो अवधारणा है इसके प्रवर्तक कौन है? थॉमस कुहन। ध्यान में रखना हो इनके अकॉर्डिंग पैराडाइम विश्व को देखने की एक विधि है जिसमें शोध हो गया, जो रिसर्च है उसके जो सब्जेक्ट हैं शोध के विषय
उससे संबंधित प्रश्न और उनके विश्लेषण के नियमों को सम्मिलित किया जाता है। ये किसी विषय के बारे में वैज्ञानिकों के समुदायों के साझा अनुमानों को प्रकट करते हैं और इसका उल्लेख जो है उन्होंने अपनी कौन सी बुक में किया है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन में की है। और इसका कौन कौन सा एडिशन है, 1962 में ये बुक आई, फिर इसका सेकंड एडिशन 1970 में आया और थर्ड एडिशन 1996 में आया, फोर्थ एडिशन कब आया, 2012 में आया, 2012 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर एग्जाम्पल ऑफ विच सोशल रिसर्च डिजाइन। पार सांस्कृतिक अध्ययन किस सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प के उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन कंपैरेटिव सोशल रिसर्च डिजाइन, तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प। सेकेंड ऑप्शन लॉन्गिट्यूडनल सोशल रिसर्च डिजाइन, अनुदैर्घ्य सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प। थर्ड ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल सोशल रिसर्च डिजाइन, प्रयोगात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प। फोर्थ ऑप्शन केस स्टडी रिसर्च डिजाइन, व्यक्तिक अध्ययन अनुसंधान अभिकल्प। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पार सांस्कृतिक अध्ययन है, क्रॉस कल्चरल स्टडीज है, तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प का एग्जाम्पल है, मीन्स कंपैरेटिव सोशल रिसर्च डिजाइन का। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मानव व्यवहार की जो विविधताएं हैं, जो उनमें डाइवर्सिटी है, उसको अंडरस्टैंड करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव किससे रिलेटेड है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव किससे रिलेटेड है, सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव किससे रिलेटेड है और सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव किससे रिलेटेड है, ये हमें बताना है। तो हमारा जो भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, वो किससे रिलेटेड है, लुई डूमा से। ए का 1 कहाँ पर है, ए का 1 बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। आगे चलते हैं, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य किससे मिलता है, ए आर देसाई से। तो हमारा बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 यहाँ पर भी मिलता है और यहाँ पर भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं, सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव सभ्यतात्मक परिप्रेक्ष्य हमारा किससे है, सुरजीत सिन्हा से। सी का क्या हो जाएगा 4, सी का 4 डी में है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और डी का 2 मीन सब ऑल्टर्न पर्सपेक्टिव जो है अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य किससे मिलता है, रंजीत गुहा से। भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य किससे रिलेटेड है, लुई डूमा से। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य किससे रिलेटेड है, ए आर देसाई से। सभ्यतात्मक परिप्रेक्ष्य जो पर्सपेक्टिव है किससे रिलेटेड है, सुरजीत सिन्हा से। और अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य किससे रिलेटेड है, रणजीत गुहा से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन है राजीव भार्गवा, सेकंड है टी.एन. मदान, थर्ड है आंद्रे बेते, फोर्थ है भविष्करण अटवुड। तो किससे रिलेटेड है ये बुक, किसकी किसकी है ये बताना है हमें। तो राजीव भार्गव है, इनकी बुक क्या है, इंडिविजुअलिज्म इन सोशल साइंस फॉर्म्स एंड लिमिट्स ऑफ मैथडोलॉजी। ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए का 4 कहाँ दिया है, बी में भी दिया है, सी में भी दिया है। तो हमारा ए ऑप्शन तो नहीं होगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी या सी में से कोई एक होगा। तो टी.एन. मदान की कौन सी बुक है, तो टी.एन. मदान की बात हम करें तो इनका पाथवेज अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। टी.एन. मदन की क्या है, ऑप्शन 3 है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कहाँ पर दिया है, बी का 3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आंद्रे वेते की बात करें तो इनका क्या बुक है, सोशलॉजी एसे ऑन अप्रोच एंड मैथड। और भविष्करण अटवुड की कौन सी बुक है, इनसाइड आउटसाइड टू व्यूज ऑफ सोशल चेंज इन रूरल इंडिया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। राजीव भार्गव की बुक का नाम है इंडिविजुअलिज्म इन सोशल साइंस फॉर्म्स एंड लिमिट्स ऑफ मैथडोलॉजी। टी.एन. मदन की बुक का नाम है पाथवेज अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। वहीं आंद्रे बेते की बात करें तो इनके बुक का नाम है सोशलॉजी एसेज ऑन अप्रोच एंड मैथड। वनिष्कर और अटवुड की बुक की बात करें इनसाइड आउटसाइड टू व्यूज ऑफ सोशल चेंज इन रूरल इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने जातीय स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया। Who among the following introduced the concept of hierarchy in caste stratification? फर्स्ट ऑप्शन एम.एन. श्रीनिवास, सेकंड ऑप्शन ल्यू ड्यूमा, थर्ड ऑप्शन एस.सी. दुबे, फोर्थ ऑप्शन एफ.जी. बेली। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसने स्टार्ट किया जातीय स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा लुई ड्यूमा।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो लुई ड्यूमा ने जाति व्यवस्था का अपना समझ विश्लेषण जो है ड्यूमा ने सुचिता और प्रदूषण की विचारधारा पर आधारित संस्तरण और पृथक्करण के मूल्यों के आधार पर किया। तो इनकी जो एंटायर एनालिसिस रही कास्ट सिस्टम ऑन द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड सेपरेशन बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक्स? फर्स्ट ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, सेकंड ऑप्शन टॉलकट पार्सन्स, थर्ड ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, फोर्थ ऑप्शन कार्ल मार्क्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सबको पता है किसने दिया है सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट काम्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी जो है सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक का जो सिद्धांत है, ऑगस्ट काम्ट ने समाज के स्थिर पक्ष अर्थात सामाजिक संरचना तथा उसके विभिन्न अंतर संबंधीय भागों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन हेतु किया। और काम्ट के अकॉर्डिंग सामाजिक स्टैटिकी मीन्स जो सोशल स्टैटिक है उसके स्टडी सामाजिक गतिकी सोशल डायनेमिक के अध्ययन का क्या है? पूरक है। सामाजिक स्थिति के द्वारा सह अस्तित्व के नियमों की खोज की जाती है, राइट। तो ऑगस्ट काम्ट यूज द थ्योरी ऑफ सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक्स टू स्टडी द स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, that is social structure and the mutual relation between its various interrelated parts, right. According to Kant, the study of social static is complementary to the study of social dynamics. तो जो social static है वो complementary है किसके? social dynamic के। The laws of coexistence are discovered through social statics, right. Next question, वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? Which of the following is not a distinctive features of the scientific method? फर्स्ट ऑप्शन विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, सेकेंड ऑप्शन वैधता वैलिडिटी, थर्ड ऑप्शन पुनरावृत्ति रिपीटेशन, फोर्थ ऑप्शन सहज बोध अवलोकन इंट्यूटिव ऑब्जर्वेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रिलायबिलिटी आपका होता है साइंटिफिक मेथड का फीचर, वैलिडिटी भी होता है, रिपीटेशन भी होता है, बट इंट्यूटिव ऑब्जर्वेशन नहीं होता। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ज्ञान प्राप्त करने का एक ऐसा तरीका जिसमें तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, परीक्षण, सामान्यीकरण, सत्यापन किया जाता है, मीन्स ऑब्जर्व किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, जनरलाइज किया जाता है, वेरीफाइड किया जाता है, राइट। और वैज्ञानिक विधि कहलाती है। और वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण सहज बोध अवलोकन नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ द बुक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन हैरी एम जॉनसन, सेकंड ऑप्शन पीटर बर्गर, थर्ड ऑप्शन रॉबर्ट के मर्टन, फोर्थ ऑप्शन हैरोल्ड गारफिंकल। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैरोल्ड गारफिंकल हो जाएगा। ये अमेरिका के हैं, अमेरिकन स्कॉलर हैं। कौन? हैरोल्ड गारफिंकल। तो स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक अमेरिकी विद्वान हैरोल्ड गारफिंकल है। एथनोमेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता? ये उन विधियों का अध्ययन से है जिनका प्रयोग लोग रोजमर्रा के सामाजिक जीवन के अर्थों और व्यवस्था की रचना करने में करते हैं, राइट। एथनोमेथोडोलॉजी मीन्स क्या है? स्टडी ऑफ द मेथड पीपल यूज टू क्रिएट मीनिंग्स एंड अरेंजमेंट ऑफ एवरीडे सोशल लाइफ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैव निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्शन की क्या विशेषता है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल सेलेक्टेड बाय द रैंडम सैम्पलिंग मेथड? फर्स्ट ऑप्शन या संपूर्ण का औसत नहीं है, इट इज नॉट द एवरेज ऑफ द होल। सेकेंड ऑप्शन या प्रतिनिधि होगा, इट विल बी रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड ऑप्शन या समष्टि के सदृश नहीं होगा, इट विल नॉट रिजेंबल द यूनिवर्स। फोर्थ ऑप्शन उक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन या संपूर्ण का औसत नहीं है, इट इज नॉट द एवरेज ऑफ द होल। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट because the sample selected by random sampling method is a representation of the whole which may be similar to the average, right। तो यह क्या है? संपूर्ण का औसत नहीं है, क्योंकि दैव निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्शन संपूर्ण का एक प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो औसत के समान हो सकता है, राइट। और ये हमारा राइट हो जाएगा, यह प्रतिनिधि होगा, इट विल बी रिप्रेजेंटेटिव। तो दैव निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्शन एक प्रतिनिधि निदर्शन होता है, और इसका अर्थ क्या है? यह पूरी समष्टि मीन्स पूरे पॉपुलेशन का सटीक प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी देखते हैं, समष्टि के
सदृश नहीं होगा, इट विल नॉट रिजेंबल द यूनिवर्स. तो इट विल नॉट रिजेंबल द यूनिवर्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ऑल्सो, बिकॉज द सैंपल सेलेक्टेड बाई रैंडम सैम्पलिंग मैथड इज meant to represent the whole population, so it will be similar to the population, right? तो समष्टि के सदृश नहीं होगा, क्योंकि दैव निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्शन पूरी समष्टि का प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है, इसलिए यह समष्टि के सदृश होगा, राइट? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैव निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्शन एक प्रतिनिधि निदर्शन होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है कि पूरी समष्टि पॉपुलेशन का सटीक प्रतिनिधित्व करता है, और यह विधि किसी समग्र में से प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने के समान अवसर देता है. और दैव चयनित के लिए लॉटरी विधि, रैंडम अंक विधि, कार्ड विधि, ग्रिड विधि आदि का प्रयोग किया जाता है, राइट? दिस मैथड गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी. कैसे देता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल. लॉटरी मैथड, रैंडम नंबर मैथड, कार्ड मैथड, ग्रिड मैथड एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर रैंडम सिलेक्शन, राइट? तो इस सैम्पलिंग में किस तरीके से किया जाता है? लॉटरी मैथड के थ्रू, रैंडम नंबर मैथड के थ्रू, कार्ड मैथड, ग्रिड मैथड, ये सब इसके अंतर्गत आता है, राइट? ये है कल का कॉन्सेंट्रेशन चेक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था. हु इज ऑफ द व्यू दैट सोशल अनरेस्ट इज रूटेड इन द कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट. यह किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? फर्स्ट ऑप्शन था कार्ल मार्क्स, सेकंड था गुन्नार मेडल, सेकंड था ए.आर. देसाई, फोर्थ था ए.जी. फ्रैंक. तुम्हारा राइट आंसर क्या था? ए.आर. देसाई, राइट? आज का कंसंट्रेशन चेक क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन से आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल चेक करना है. वीडियो देखने के दौरान कितना रहा. क्वेश्चन है हु रोट द बुक द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ बताना है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बुक किसने लिखी है. फर्स्ट ऑप्शन कोजर, सेकेंड ऑप्शन रॉल्फ डोरेनडॉर्फ, थर्ड ऑप्शन कोलिंस और फोर्थ ऑप्शन अल्थ्यूजर. इसका राइट आंसर क्या है आपको कॉमेंट बॉक्स में करना है, राइट? इस सेशन के पीडीएफ के लिए या फिर इस सेशन के जो क्वेश्चन हमने करवाया इसके क्विज के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम हैंडल है @ओमराज क्लासेस. सो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू. जय हिंद.